नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की हमने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आज का हमारा लेक्चर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 20 अगस्त 1917 में एक डिक्लेरेशन आया जिसको मॉन्टागू डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन बोलते हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात करी गई थी। और उसी का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे इंक्रीज करने की कोशिश करी गई थी। और ये भी बात करा गया था कि इसके कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करने के लिए एक कमीशन बनाई जाएगी जिसको साइमन कमीशन बोला जाएगा। ठीक है, तो साइमन कमीशन में 1927 में इंडिया आई थी और इसने मई 1930 में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी। ठीक है, साथ ही नेहरू गवर्नमेंट ने भी नेहरू रिपोर्ट सबमिट करी थी। ठीक है, और इस रिपोर्ट को 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के थ्रू डिस्कस करा गया था, जिसके रिजल्ट ये रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। वहीं 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने एक प्रपोजल भेजा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फॉर्मेशन होना चाहिए। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया था, डिमांड कर दिया गया था। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और 1940 में एक अगस्त ऑफर आया था जिसमें इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, तो अब ब्रिटिशर्स के पास एक बहुत बड़ा टास्क था, क्या? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेट से आएंगे, कितने लोग ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से आएंगे, कितने लोग डिप्रेस क्लास से आएंगे और कितने लोग मुस्लिम लीग से आएंगे, ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट होते क्या है। तो उस जमाने में इंडियन स्टेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। जिन स्टेट्स में ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करती थी उसको ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस बोलते थे, और कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिसमें प्रिंस रूल करते थे और उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मार्च 1942 में ब्रिटेन से एक भाई साहब आए जिसको क्रिप्स बोला जाता है, और ये एक मिशन लेकर आए जिनको क्रिप्स मिशन 1942 बोलते हैं। तो क्रिप्स भाई साहब एक प्रपोजल लेकर इंडिया आए। इस प्रपोजल में इन्होंने ये कहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है हम आपके सामने एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के रख देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस की वाली जगह होंगी वहां से तो इलेक्शन के थ्रू लोग आएंगे, और जितनी भी प्रिंसली स्टेट है वहां पे प्रिंस नॉमिनेट करके देंगे। तो इन दोनों को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा था कि ऐसे जितने भी प्रोविंसेस हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भाग नहीं बनना चाहते वे अलग हो सकते हैं और एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो इस क्रिप्स मिशन का आउटपुट ये निकला कि कांग्रेस को इनकी ये बात पसंद नहीं आई कि प्रोविंसेस अपना एक अलग हो सकते हैं और अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। तो उन्होंने बोला ये तो एक ब्लूप्रिंट है सेपरेशन का। ठीक है, साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने ये बोला कि आपने तो मुस्लिम कंट्री बनाने की कहीं भी बात नहीं करी गई है, इसलिए इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही ये बात को मानने से डिनाई कर दिया और क्रिप्स मिशन 1942 ड्रॉप हो गया। वहीं 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब इंडिया से वापस ब्रिटेन चले गए, है ना। अब क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर सेकेंड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो 19 सितंबर 1945 को वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवले ने एक अनाउंसमेंट करी कि दिसंबर 1945 से जनवरी 45 के बीच में हम एक इलेक्शन करेंगे, जो इलेक्शन सेंट्रल और प्रोविंशियल स्टेट के बीच में होंगी। ठीक है, ये इलेक्शंस वही हैं जो कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस होते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स रूल करते हैं जिन स्टेट में, उन स्टेट्स में इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो इलेक्शंस हुए और इलेक्शंस का आउटपुट ये निकला कि 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती और 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग जीती। ठीक है, और रही बात प्रिंसली स्टेट की, तो प्रिंसली स्टेट ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है वहां पे प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। तो जिन प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती वो थे असम, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, एंड देन अपने पास ये थी यूनाइटेड प्रोविंसेस, देन वेस्ट फ्रंटियर, देन वी हैव सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, मद्रास। ठीक है, और जिनमें मुस्लिम लीग जीती थी वो थे सिंध, पंजाब और बंगाल।
ठीक है, तो 1946 में ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक बार फिर से कोशिश करी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने के लिए, और उन्होंने 3 लोगों को इंडिया भेजा, जिसमें से सबसे पहले थे सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। दूसरे पोस्ट पर थे स्टैफर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, और तीसरे थे अपने पास एवी अलेक्जेंडर, जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी थे। ये तीनों ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। ठीक है, इसलिए इस मिशन को कैबिनेट मिशन बोला जाता है, और इस कैबिनेट मिशन का काम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये कैबिनेट मिशन एक प्रपोजल लेकर आए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 सीट्स रखेंगे, जिसमें से 296 सीट्स तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से होंगी, जो कि इलेक्शंस के थ्रू आएंगे ये लोग। ठीक है, और इलेक्शंस कौन से वाले इलेक्शंस, जो कि अभी मैंने बताया था, जो कि अभी कंडक्ट हुए थे 1945 में, जिसमें 11 प्रोविंसेस में हुए थे। 8 प्रोविंसेस में तो अपनी आईएनसी जीती थी, और 3 प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग जीती थी। और रही बात 93 सीट्स की, जो कि प्रिंसली स्टेट से आएंगे, जिसमें प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो 296 का डेटा है, वो फर्दर डिवाइड हुआ था अलग अलग प्रोविंसेस में, डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन से। जैसे कि मानो यूनाइटेड प्रोविंसेस में अगर पॉपुलेशन ज्यादा है, जो कि अभी करेंटली उत्तर प्रदेश है, उसमें पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे 296 में से मैक्सिमम सीट यूनाइटेड प्रोविंसेस को मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो सीट अलॉट हुई हैं, वो भी फर्दर क्लासिफाई हुई थी। जैसे कि मानो असम को मान लो मैंने 11 सीट्स अलॉट करी हैं, उस 11 सीट्स को फर्दर क्लासिफाई करा था हिंदू, मुस्लिम एंड सिख में। ठीक है, तो 11 सीट्स में मान लो हिंदू की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो इसमें से 6 सीट्स इसको दे दी हिंदू को, रिमेनिंग सीट्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रोपोर्शंस, तो बाकी सीट्स इन लोगों को अलॉट कर दी। तो आप समझे, 296 सीट्स को डिवाइड करा गया था अलग अलग प्रोविंसेस में डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन, और एक प्रोविंसेस में भी सीट्स को डिवाइड करा गया था डिपेंडिंग ऑन देयर कास्ट। ठीक है, ये समझ आया। अब क्या हुआ, ठीक है, तो इंडियन ने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में जो अभी इलेक्शंस हुए थे दिसंबर 1945 से जनवरी 1945 में, उन्होंने लोगों को इलेक्ट किया। ठीक है, वोटिंग हुई थी जुलाई से अगस्त के बीच में, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेंबर्स इलेक्ट होकर आ गए। ठीक है, ये मेंबर्स फर्दर अपने जितने भी मेंबर्स इलेक्ट होकर आए हैं, वो मेंबर्स एक कमेटी बनाएंगे, जिसको प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स बोला जाएगा। ठीक है, ये प्रोविंशियल असेंबली मेंबर्स फर्दर इलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स को। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी अपने पास 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें 211 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 208 लोग तो आईएनसी के थे, और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थे मुस्लिम लीग के 73 और प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड मेंबर्स। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को उस असेंबली का हेड बनाया गया। ऐसे ही और वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।